कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है। क्या विमेन रिजर्वेशन सच में एम्पावरमेंट है या फिर इलेक्शन से पहले कोई पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक? जब पॉलिसी सही हो लेकिन पॉलिटिक्स उसे ऑपोज करे तो समझ जाओ इशू पॉलिसी में नहीं प्रोसेस में है। पार्लियामेंट में सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऑलरेडी पास हो चुका था, जो कि विमेन को लोकसभा और विधानसभा की सीट्स में 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन एक्ट के अनुसार विमेन रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन अगले सेंसस और अगले डीलिमिटेशन के बाद होना था। अब सवाल उठता है कि जब ऑलरेडी पॉलिटिकल कंसेंसस से विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है तो फिर 2026 में वापस से हमें अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? और जब ऑपोजिशन ने पिछली बार इस बिल को 454 वोट्स के साथ पास करवा दिया तो इस बार वो उसे ऑपोज क्यों कर रहे हैं? चलिए बात करते हैं पहले 2026 के अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि 3 बातें करता है। पहली, विमेन को 33% सीट्स का रिजर्वेशन देना 2029 के इलेक्शंस के पहले। दूसरी, लोकसभा की सीट्स को बढ़ाना 543 से 816 सीट्स बनाना। और तीसरी, 2011 के सेंसस के हिसाब से डिलिमिटेशन करना और इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना। 2023 के एक्ट के अनुसार विमेन रिजर्वेशन आने वाले डिलिमिटेशन और आने वाले सेंसस के बाद होना था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस डिले को अवॉइड करने के लिए 2034 के पहले ही विमेन्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए 2026 का अमेंडमेंट एक्ट पेश किया। और यहीं पे मुद्दे ने थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एंगल पकड़ लिया। मजे की बात यह है कि ये बिल इसलिए फेल नहीं हुआ कि ऑपोजिशन विमेन रिजर्वेशन नहीं चाहिए। रिजर्वेशन चाहिए अर्जुन जी, आज ही ले आइए, हम लोग राजी है। अभी जो स्ट्रेंथ है उसमें 50% वुमेन रिजर्वेशन कर दीजिए। बल्कि इसलिए फेल हुआ है क्योंकि सवाल इसके पॉलिटिकल इंटेंट और स्ट्रक्चर पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर सवाल वेदर टू इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन पर नहीं है, बल्कि हाउ टू इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन पर है। इसीलिए ये मुद्दा ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनता जा रहा है। इस पॉलिटिकल डिबेट में कुछ हद तक ना तो ऑपोजिशन गलत है और ना ही गवर्नमेंट। चलिए एक एक करके दोनों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। 2026 अमेंडमेंट एक्ट के जरिए गवर्नमेंट विमेन रिजर्वेशन को 2034 तक डिले ना करते हुए 2029 से ही इम्प्लीमेंट करना चाहती है, और साथ ही साथ वो लोकसभा की सीट्स 543 से बढ़ाकर 816 करना चाहती है। इस इंटेंट को समझने के लिए एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर एक क्लासरूम में 30 बच्चे हैं और एक टीचर उन्हें पढ़ा रहा है, वहीं दूसरी क्लास में 100 बच्चे हैं और एक दूसरा टीचर उन्हें पढ़ा रहा है, तो लॉजिकली जहां पर एक टीचर 30 बच्चों को पढ़ा रहा है वहां पर उनकी परेशानियों को अच्छे से समझा जाएगा और उन्हें सॉल्व किया जाएगा। इंडियन पार्लियामेंट की सिचुएशन भी आज कुछ ऐसी ही है। 1950s के कंपैरिजन में हमारी पॉपुलेशन आज की डेट में 4 गुना बढ़ चुकी है। 1950s में जहां एक एमपी 7 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, वहीं 2026 में एक एमपी 28 लाख की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया के डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन पर पड़ रहा है। और अब जब इंडिया की पॉपुलेशन 4 टाइम्स बढ़ ही गई है, तो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी हमें लोकसभा की सीट्स बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम इंडिया का कंपैरिजन बाकी डेमोक्रेसीज के साथ करते हैं तो यूएसए में 7 लाख लोगों के बीच एक रिप्रेजेंटेटिव है, वहीं साउथ अफ्रीका में 1.5 लाख लोगों के बीच एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटेंट गलत नहीं है। 33% रिजर्वेशन एक बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, जिसके लिए इंडिया को अपनी इलेक्टोरल मैप को पूरे तरीके से रीडिजाइन करना पड़ेगा और ग्राउंड रियलिटीज के तहत सीट्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। कौन सी सीट्स विमेन्स के लिए रिजर्व होंगी? सीट्स का रोटेशन कैसे होगा? SC STs के साथ
विमेन रिजर्वेशन को कैसे ओवरलैप किया जाएगा और साथ ही डेमोक्रेटिक फेयरनेस कैसे एस्टेब्लिश होगी और बिना डिलिमिटेशन और सीट्स को बढ़ाए ये सारे रिफॉर्म्स मैसी हो जाएंगे और फाइनली ये एक हाफ कुक्ड रिफॉर्म बनकर रह जाएगा जिसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिजर्वेशन प्लस डिलिमिटेशन प्लस सीट्स इंक्रीज करके एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म प्रेजेंट किया है, यानी कि ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए ये एक सही स्टेप है। अब बात आती है ऑपोजिशन के स्टैंड की, जो कि इक्वली स्ट्रॉन्ग है। ऑपोजिशन ने पहला सवाल बिल के टाइमिंग और लॉजिक पर उठाया, क्योंकि इस अमेंडमेंट का सीधा पॉलिटिकल फायदा रूलिंग पार्टी को स्टेट्स में चल रहे इलेक्शंस में और डिलिमिटेशन का 2029 के जनरल इलेक्शंस के पहले ज्यादा हो सकता है। जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा, ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा। और विमेन रिजर्वेशन पब्लिक सेंटिमेंट्स को तेजी से वोट बैंक में बदल सकता है और साथ ही नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कैसे बनाया जाएगा और नया वोटर मिक्स कैसे होगा, इस पर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हो सकता है। जहां पर ऑपोजिशन का डर है कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल बाउंड्रीज को अपने फेवर में रीडिजाइन कर सकती है और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। यहाँ पे डिलिमिटेशन से जुड़ा दूसरा मुद्दा है नॉर्थ वर्सेस साउथ का। डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के बेसिस पर होती है, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन वहां ज्यादा सीट्स, जहां कम पॉपुलेशन वहां कम सीट्स। और स्वाभाविक सी बात है कि नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है तो वहां पर सीट्स का रेशियो ज्यादा होगा, लेकिन साउथ ने पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी अडॉप्ट की है। दैट मीन्स वहां पे रिलेटिव पॉलिटिकल पावर कम हो सकता है। और ऑपोजिशन का कहना ये है कि विमेन रिजर्वेशन के नाम पर इंडिया के फेडरल बैलेंस को चेंज किया जा रहा है, जिसका हिडन पॉलिटिकल एडवांटेज रूलिंग पार्टी को मिल सकता है। योजना बना रखी है, चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। ये कंसर्न भी कंप्लीटली बेसलेस नहीं है, क्योंकि डिलिमिटेशन हमेशा से पॉलिटिकल सेंसिटिविटी वाला मुद्दा रहा है। अब अगर क्रक्स पर आए तो डिजाइन और रिफॉर्म के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाकर गवर्नमेंट ने बिल को प्रेजेंट किया है, जो कि गलत नहीं है, क्योंकि अगर विमेन रिजर्वेशन टाइमली प्रोवाइड नहीं किया गया तो ये या तो 2034 या उससे भी अधिक डिले हो सकता है। लेकिन बिल के टाइमिंग और इंटेंट पर ऑपोजिशन का सवाल उठाना भी स्ट्रॉन्ग है। जहां 4 मेजर स्टेट्स में इलेक्शंस चल रहे हैं और 2029 के जनरल इलेक्शंस के पहले इंडिया का इलेक्टोरल मैप रूलिंग पार्टी के फेवर में बदल सकता है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ग्राउंड रियलिटी दोनों है। सीधी बात, इंडियन डेमोक्रेसी में रेयरली बड़े रिफॉर्म्स या तो प्योर इंटेंट या प्योर पॉलिटिक्स होते हैं। विमेन रिजर्वेशन जेन्युइनली एक स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी को फिक्स करने का प्रयास है, लेकिन उसका टाइमिंग, सीक्वेंसिंग और पैकेजिंग हमेशा पॉलिटिकल कैलकुलस से जुड़ा रहेगा। फिर चाहे वो पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन, पॉलिटिकल पार्टी हमेशा उसका क्रेडिट और एडवांटेज उठाने का कोशिश करेगी। यानी डेमोक्रेसी में इंटेंट और इंसेंटिव्स दोनों साथ में चलते हैं। तो सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच यही है कि ये एम्पावरमेंट वर्सेस पॉलिटिक्स नहीं है, ये एम्पावरमेंट थ्रू पॉलिटिक्स है। और साथ ही यहाँ पर एक और ग्राउंड रियलिटी है जहाँ पर गवर्नमेंट ने थोड़ी सी गलती भी की है। डेमोक्रेसी में जहाँ पॉलिटिकल ट्रस्ट मिसिंग होता है, वहाँ अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स भी फेल हो जाते हैं। एक डेमोक्रेसी में पॉलिसी के साथ साथ पॉलिटिक्स को भी मैनेज करना उतना ही जरूरी होता है। और मेजर पॉलिसीज में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाना,
ना कि पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन फेस करना। याद करो, सेम मिस्टेक गवर्नमेंट ने फार्म लॉस के टाइम पर की थी, जब एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को बिना पॉलिटिकल डिस्कशन और बिना पॉलिटिकल डिबेट के लाया गया, जिसके कारण वो एक मेजर प्रोटेस्ट में बदल गया था। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। और दोस्तों, भारत में रिफॉर्म्स सिर्फ आइडियोलॉजी से नहीं आते, बल्कि आइडियोलॉजी के साथ साथ नेगोशिएशंस भी जरूरी हैं। जहां नेगोशिएशंस नहीं होते, वहां कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं। और डर यही है कि इस पॉलिटिकल ब्लेम गेम में मेजर पॉलिटिकल रिफॉर्म, जो मेजर इशू है विमेन एम्पावरमेंट का, कहीं वो पीछे न रह जाए। भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। आपको क्या लगता है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन पहला, जो कि गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है, जिसमें गवर्नमेंट ने सीट्स को इंक्रीज किया, डिलिमिटेशन किया और साथ ही साथ रिजर्वेशन देके एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पेश किया, या फिर ऑप्शन बी, जिसे ऑपोजिशन सपोर्ट कर रहा है, जो बात कर रहा है कि आप सिर्फ रिजर्वेशन लेकर आओ पहले, बाद में डिलिमिटेशन को देखते रहेंगे। आप क्या सोचते हो? लॉजिक के साथ कमेंट करना, पॉलिटिक्स के साथ नहीं। साथ ही अगर आप डिलिमिटेशन को डेमोक्रेटिक फेयरनेस या बैलेंस्ड फेडरलिज्म के लेंस से बेहतर तरीके से समझना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक। और साथ ही अगर आप इस तरह के कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर ब्रेक डाउन चाहते हो, जहां डिबेट नहीं क्लैरिटी प्रोवाइड की जाती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।